Hello everyone, welcome all of you to the platform Teaching परीक्षा। टीचिंग परीक्षा के इस बेहतरीन जबरदस्त मस्त प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपकी सीडीपी एडुकेटर दीपाली और हम बात करेंगे अपने डे 3 की, यानी कि इससे पहले आपको डे 1 और डे 2 मिल चुका होगा। एंड आई होप आप सभी लोग बहुत सेटिस्फाइड होंगे, बहुत मस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। और हाँ, आपको मेरी कमी भी महसूस नहीं हो रही होगी बिकॉज मेरी जो क्लासेस हैं वो आपको टाइम पर मिलती जा रही है। हाँ, टाइम का टाइम थोड़ा सा मैंने स्लॉट कम कर दिया क्योंकि 3 डेज में मेरे लिए 6 डेज 6 घंटे आपको क्लास बनाना वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मेरे गले में भी प्रॉब्लम है, आप सभी लोग जानते ही हो, और लाइट की भी प्रॉब्लम थी। तो कहीं ना कहीं आप मानेंगे कि मैं आपके लिए रात को 12 बजे मैं ये क्लास आपके लिए बना रही हूँ, क्योंकि मतलब 12 भी नहीं है, ये जो क्लास है ये आपके लिए रात को 2 बजे बन रही है, ठीक है। तो लेकिन यार, बनाना है, काम तो काम है। टीचिंग परीक्षा मेरा काम है, मेरा चैनल है, मैं ये मानती हूँ। तो इसीलिए भाई आ गए हैं, आपको सिखा रहे हैं। आई होप आप सभी को समझ भी आ रहा होगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार दे देंगे एनर्जेटिक थम्स अप, और उसी एनर्जी के साथ डी से दीपाली मैम और डी से दानिश सर बढ़िया तरीके से यार आपको पढ़ाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। तो जल्दी से आ जाएंगे लाइव, और फिर अपनी क्लास को हम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन तरीके शुरू करेंगे, और मजा आ जाएगा आज के आपको क्लास में। चलो जी, तो पहला प्रश्न आपकी प्यारी प्यारी सी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न आपकी प्यारी प्यारी स्क्रीन पर आ चुका है। बढ़िया तरीके से आपने क्वेश्चन को पढ़ने हैं, बढ़िया तरीके से आपने सॉल्यूशंस को देना है। ओके, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक अध्यापिका विद्यार्थियों को एक ऐसा प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उस अध्यापिका का मत है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में किसकी महत्वपूर्णता इंपॉर्टेंट है। तो लेव वाइगोत्स्की जब भी आ जाते हैं ना, हमारे दिमाग में आ जाता है क्या? SCL, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। सोशल इंटरेक्शन, कल्चरल फैक्टर्स और लैंग्वेज इज मोर इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। तो बताइए, वो बच्चे को समाज से जुड़ने के लिए कह रही है, डिस्कशन करने के लिए कह रही है। तो क्या अनुकरण की बात बेंडूरा ने की है? एल्बर्ट बेंडूरा ने तो इसका जो आंसर है वो है चौथा, सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंत्यक्रियाएं। इसका बिल्कुल सही है, सामाजिक अंत्यक्रियाएं, सोशल इंटरेक्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। जितने भी प्यारे बच्चे दे रहे हैं फोर्थ, वो सभी बच्चे हमारे बिल्कुल सही हैं और जबरदस्त तरीके से ये काम कर रहे हैं। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, जल्दी से आ जाइए और बढ़िया तरीके से पढ़िए। लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? ये अध्यापिका वो है जो लेव वाइगोत्स्की के जो विचार हैं, जो उसके थॉट्स हैं, ये उससे सहमति रखती है। यानी कि ये लेव वाइगोत्स्की का ही क्वेश्चन है। तो बताइए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए। तो संकेत इशारों की बात तो बल्कि करी है वाइगोत्स्की ने, तो ये गलत हो गया। कि समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों का मौखिकरण में हतोत्साहित, तो हतोत्साहित कभी नहीं करना। विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना, और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग होके देखना, तो अलग थलग कभी नहीं करना। आपने डिस्कस करना है और डिबेट करना है बच्चों के साथ, ताकि बच्चा जो है वो अपनी कहीं भी बात को डिस्कस कर सके, डिबेट कर सके, सोशल इंटरेक्शन कर सके, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर है। जो भी हमारे प्यारे बच्चे दे रहे हैं थर्ड, वो सभी सभी क्यूट बच्चे बिल्कुल सही हैं। वेरी वेल डन यार, वेरी वेल डन। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। किसी व्यक्ति की आनुवांशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश संबंधित स्रोत क्या कहलाते हैं? एक तो बच्चे की हुई हेरिडिटी और एक बच्चे का हुआ एनवायरनमेंट। ये दोनों मिलके क्या होता है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जब दोनों मिल जाते हैं
तो इससे क्या होता है दोनों के बारे में का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जटिल तरीके से पारस्परिकता द्वारा होता है, कभी पारस्परिकता नहीं होता। या बहुत ही कम प्रभाव पड़ता, तो ये भी गलत हुआ। इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड, कि ये दोनों जब इंटरेक्ट करते हैं, ये दोनों जब मिलते हैं, तब वातावरण को आकार मिलता है, वातावरण को शेप मिलती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही है। जो बच्चे दे रहे हैं सेकंड, वो हमारे बिल्कुल सही बच्चे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 4। भाई लाइक शेयर करते रहिए, लाइक शेयर में कोई भी कंजूसी ना हो जाए। प्रश्न नंबर 4, while biologically dash ability such as walking can be gained through dash biologically dash activities such as writing require dash। बताइए कौन सी एक्टिविटी क्या करवाती है। जो प्राइमरी है वो खेल, जो बायोलॉजिकली होगी वो प्राइमरी होगी, है ना। तो प्राइमरी है क्योंकि बच्चा खेल खेल में सीखता है, और सेकेंडरी जो होगी वो इंस्ट्रक्शन देके सीखेगा। ये बिल्कुल सही है कि जो वॉकिंग है वो प्राइमरी है और बच्चे को खेल खेल में चलना सिखाते हैं। लेकिन अगर हम राइटिंग की बात करें, अगर हम लिखने की बात करें, तो ये सेकेंडरी है क्योंकि आपको कोई ना कोई सिखाता है। और ये एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, जो आपको कोई स्पष्ट अनुदेश देगा तब आप इसको सीखते हैं। तो ये बिल्कुल सही कह दिया, ये पहला ही सही है। सेकेंडरी, प्राइमरी, और ये गलत है क्योंकि वॉकिंग तो सबसे पहला होगा, जो सबसे पहले होगा वो प्राइमरी होगा, जो बाद में होगा वो सेकेंडरी होगा। अगर आप लैंग्वेज स्किल्स की भी बात करते हैं, LSR W की बात, तो जो W है ना, जो राइटिंग है वो बाद की बात करता है, तो ये सेकेंडरी है। क्या है? ये सेकेंडरी है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक होता है चलना फिरना, जो कि आपको खेल खेल में सिखाया जाता है। और द्वितीयक होता है लिखना, जो कि आपको अनुदेश दिया जाता है कि आपको सीधा बनाना है, आपको टेढ़ी रेखा बनानी है, आपको ये बनाना है। ठीक है, तो इसीलिए जो बच्चे लगा रहे हैं फर्स्ट, वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 5 पे आइए। प्रश्न नंबर 5 पे आइए, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर हम विकास की बात करें, विकास के संदर्भ की बात करें, तो इनमें से कौन सा कथन सही है। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। ठीक है, चलिए, डेवलपमेंट इज प्योरली हेरिडिटी ओनली, अरे बाबा ओनली, नो। डेवलपमेंट इज स्पेसिफिक टू जर्नल, नो, उल्टा लिख दिया ये तो। डेवलपमेंट हैपेंस फ्रॉम आउटवर्ड टू सेंटर, ये भी उल्टा लिख दिया। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, ये ठीक लिखा है। जो डेवलपमेंट है फ्रॉम हेड टू टो तक होता है, यानी कि सेफेलोकॉडल के प्रिंसिपल की यहाँ पर बात हो रही है, शीर्षगामी सिद्धांत की यहाँ पर बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सिर से पैर की होता है, ये बिल्कुल सही है, बाहर से केंद्र, विशेष से, और ये गलत हो गया। तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन, जितने भी प्यारे बच्चे लगा रहे हो वो लोग बिल्कुल सही हो, बहुत जबरदस्त पढ़ रहे हो। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है। इनमें से कौन सा क्षेत्र वो है जो चाइल्ड डेवलपमेंट का है, बाल विकास का है। बताइए इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है वो बाल विकास का है। ऐकिक और अवैज्ञानिक। बाल विकास हमेशा वैज्ञानिक होता है, निर्धारित फिक्स तो देखो नहीं होता, स्थिर भी नहीं होता। अंतर्विषयक और गतिशील, मतलब जो विकास के हर क्षेत्र हैं वो आपस में मिले जुले होते हैं। लैंग्वेज जो होता है वो संज्ञान को प्रभावित करता है, संज्ञान को आपके संवेग भी प्रभावित करते हैं, आपके जो समाज होता है वो आपके नैतिक मूल्य को प्रभावित करते हैं। तो ये क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी, हर एक क्षेत्र जो है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। और डायनेमिक हमेशा बेहतर होता है, जो आपका विकास होगा ना वो हमेशा बढ़ता रहेगा, हमेशा बेहतर। अस्पष्ट नहीं होता, स्पष्ट होता है ये। और प्राचीन भी नहीं होता ये, हमेशा मॉडर्न आपको बदलाव आप में आते रहते हैं, जैसे सोसाइटी आपको मिलती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, बाकी सब इसके बिल्कुल सरासर गलत है। बाकी सब इसके सरासर गलत है। आगे बढ़िए,
प्रश्न नंबर 7 पे आइए। शाबाश, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा कर रहे हैं। डेवलपमेंट जो है वो प्रकृति और पालन पोषण के किसका परिणाम है? यानी कि जो आपका विकास है वो नेचर और नर्चर, जो आपका विकास है नेचर और नर्चर, किन दो का परिणाम है? एलिनेशन का, डिस्टेंसर का, इंडिपेंडेंट का, या फिर जब दोनों मिलते हैं, जब दोनों की इंटरेक्शन होती है, जब दोनों की अंत्यक्रिया होती है, उससे आपका विकास प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही कि जो विकास होता है वो नेचर और नर्चर की जो इंटरेक्शन होती है उससे प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है? जो शीर्षगामी सिद्धांत है, जो सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल है, स से सेफेलो और स से सर, जो शीर्षगामी सिद्धांत है, जो सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल है, वो कौन से डायरेक्शन के प्रिंसिपल की बात करता है? प्रोसीड फ्रॉम, केंद्र से बाहर, इसको तो आप कहते हो प्रोक्सीमोडिस्टल यानी कि अधोगामी। क्या कहते हैं? अप्रोक्सिम से, तो ये गलत हो गया। सर से पैर बिल्कुल सही है। व्यक्तियों में समांतर, तो समांतर अलग है, और प्रकृति और पोषण भी ये अलग है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन की बात करता है, और ये हेड से लेकर टो की बात होती है। सर पर पहले बच्चे का कंट्रोल होता है, उसके बाद जो बच्चा होता है वो चलना सीखने लगता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9th क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं क्या कहलाती है? बताइए। जब आप किसी सोसाइटी से जुड़ते हो, जब आप किसी समाज से जुड़ते हो, तो आप समाज के अंदर जो नियम होते हैं, समाज के जो अपने उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों का क्या करते हो आप? उसमें आप ढल जाते हो, उसमें आप एडजस्ट करते हो, उसको एडॉप्ट करते हो, उसको ही क्या कहते हैं? क्या समाजीकरण कहते हैं, सोशलाइजेशन कहते हैं। एसिमिलेशन में स्कीमा सेम टू सेम होता है, इसमें स्कीमा में नई चीज ऐड होती है, और इन दोनों को मिलकर अडेप्टेशन बनता है, यानी कि अनुकूलन बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सोशलाइजेशन इसका बिल्कुल सही है। जो भी हमारे प्यारे बच्चे लगा रहे हैं 1, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और जबरदस्त कर रहे हैं। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। 10th क्वेश्चन आपकी प्यारी प्यारी स्क्रीन पर, 10th क्वेश्चन आपकी प्यारी प्यारी स्क्रीन पर आ चुका है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातीकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? बताइए। जब जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे एसिमिलेशन करते हैं और एकोमोडेशन करते हैं, उससे वो किस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं? वो क्या करते हैं? वो बैलेंस बना लेते हैं। वो क्या करते हैं? वो बैलेंस बना लेते हैं, और बैलेंस बनाने को, संतुलन करने को कहते हैं साम्य धारण। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इक्विलिब्रेशन, आपका साम्य धारण, साम्यकरण, सम्मेलन, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो दे रहे हैं वो हमारे प्यारे बच्चे बिल्कुल सही है। आइए, कैरोल गिलिगन से हर पेपर में, चाहे वो ऑनलाइन हो गया चाहे वो ऑफलाइन हो गया, हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी को क्यों क्रिटिसाइज किया था? जो कैरोल गिलिगन थी ना, उसने लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी को क्यों क्रिटिसाइज किया था? आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। क्या नारीवादी परिप्रेक्ष्य के लिए किया था? बच्चों पर किए गए शोध के लिए किया था? क्या नैतिक विकास के सोपान नहीं दी इसीलिए किया था? क्या संज्ञानात्मक योग्यताओं में स्थापित नहीं करते हैं उसकी बात की थी? तो एक्चुअली में जो कैरोल गिलिगन है वो लॉरेंस कोहलबर्ग ने सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन लड़कों पर आविष्कार किया था, अमेरिकन बॉयज पर शोध किया था। इसीलिए उन्होंने कहा कि आपने लड़कियों पर शोध नहीं किया है। इसीलिए कैरोल गिलिगन ने कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था, पहला ऑप्शन। और इसी बात पे सभी का आंसर सही हुआ है। तो इसी बात पे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, फटाफट से सेशन को लाइक कर दें,
शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैक्सिमम बच्चा हमारे साथ इसी प्रकार से बढ़िया तरीके से जुड़ जाए। और जब मैं अब आगे जाके मैराथन कराऊं तो किसी भी बच्चे की कोई भी गलती ना हो। ठीक है जी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12। ये क्वेश्चन भी कैरोल गिलिगन का ही मैंने डाला। प्रश्न नंबर 12 और यही क्वेश्चन कैरोल गिलिगन का डाला। क्या बात है। प्रश्न नंबर 12 चलो। प्रश्न नंबर 12 में कैरोल गिलिगन ने क्या कहा। का तर्क है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास में नारीवादी नैतिकता जो देखभाल की नैतिकता पर बल देती है की अवहेलना की गई है। देखभाल न्याय पर विचार सहमत है। संदर्भ में तो ऑब्वियसली इनका जो आंसर क्या है कि यहाँ पर जो फीमेल की मोरालिटी है उसकी बात यहाँ पर नहीं की गई है। इसीलिए कैरोल गिलिगन ने कोलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज किया, उसकी आलोचना की थी। तो ऑप्शन नंबर 12 इसका बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13th क्वेश्चन प्यारा प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार कोई बच्चा नैतिक चिंतन के किस स्तर पर है अगर वह बच्चा यह तर्क देता है कि हिंस को कानून का पालन करना चाहिए क्योंकि यह एक नागरिक के कानून का लॉस को फॉलो करना चाहिए क्योंकि एक नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य है। और अगर किसी को भी चोरी करने की इजाजत नहीं है तब हिंस को भी ऐसा करने की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। तो बताइए यहाँ पर किस लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड। तो नियमों के पालन करने की बात है तो लॉ एंड ऑर्डर की बात है। ये लेवल 2 में स्टेज 4 की बात करता है। कानून और व्यवस्था अभिमुखता लेवल 2 स्टेज 4 की बात करता है जहां पर सोसाइटी ने जो कानून बनाए हमें उसको पालन करना है क्योंकि सोसाइटी हमारे लिए बहुत कुछ करती है, यहाँ पर ये कहा गया है। तो ये कन्वेंशनल लेवल पारंपरिक स्तर की ही दो अवस्थाएं हैं। वेरी गुड। चलिए प्रश्न नंबर 14। 14th क्वेश्चन आपकी प्यारी प्यारी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन आया मैस्लो का। मैस्लो ने मोटिवेशन के लिए हिरार्की ऑफ नीड्स दी है यहाँ पर, तो हम उसकी बात करेंगे। मैस्लो के अनुसार वह अवस्था जिसमें लोग अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचते हैं क्या कहलाती है। मतलब मैस्लो के अनुसार लास्ट स्टेज जो मैस्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी दी थी, हिरार्की ऑफ नीड्स दी थी, उसमें लास्ट स्टेज कौन सी थी, जो इनकी आखिरी स्टेज थी जिसमें जो व्यक्ति होता है वो मोक्ष प्राप्ति की ओर पहुंच जाता है, फिर उसकी मोटिवेशन है बिल्कुल ही नीड उसकी नहीं रहती है। तो वो है ऑप्शन नंबर 2 सेल्फ एक्सप्रेशन। ये इसकी आखिरी स्टेज है मैस्लो की। मैस्लो की कौन सी, मैं मोटिवेशन की थ्योरी की बात कर रही हूं और इसी मोटिवेशन की थ्योरी का नाम है हिरार्की ऑफ नीड्स। हिरार्की ऑफ नीड्स है यानी कि पदानुक्रम आवश्यकता का सिद्धांत, पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत। ये लास्ट स्टेज होती है और स्टेज कह रही हूँ, ये नीड होती है और जो पहली नीड होती है वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड, शारीरिक अवस्था। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन भी मैस्लो की ही नीड से क्वेश्चन है। आपको मानवीय आवश्यकता के अनुसार उदाहरणों के बढ़ते महत्व यानी कि लास्ट में आएगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उससे पहले सबसे नीचे सबसे ऊपर जाना है। सबसे पहले होता है रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान होता है सबसे पहले, दूसरों की पहचान सम्मान बाद में होता है। फिर होता है आपका ये, पहला ये है, दूसरा है बीमा कराना, तीसरा क्या होगा बताइए, बी होगा या फिर ई होगा, दूसरों की पहचान, दूसरा सार्थक संबंध। तो सार्थक संबंध पहले होता है, ई पहले होगा, ये होगा थर्ड और फिर होगा सम्मान फोर्थ और फिर होगा लास्ट स्टेज जो कि डी स्टेज है सेल्फ एक्सप्रेशन फिफ्थ स्टेज। तो देख लीजिए कौन सा है, CAEBD। सी सभी ने मैस्लो की थ्योरी पढ़ रखी होती है। सबसे पहले होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर उसके बाद होती है इंश्योरेंस की नीड, फिर उसके बाद होती है भाई बिलोंगिंग नीड्स यानी कि आप फ्रेंडशिप शादी वादी करते हो,
फिर उसके बाद आप कहते हो कि सोसाइटी आपका ठीक से आपका सम्मान करे, आपकी सेल्फ एस्टीम, और लास्ट में होता है आप सब कुछ छोड़ के मोक्ष प्राप्ति की ओर निकल जाते हो। तो ये फोर्थ ऑप्शन CABD इसका बिल्कुल सही है। जो दे रहे हैं फोर्थ ऑप्शन वो हमारे सभी बच्चे बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही से आंसर दे रहे हैं। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 16। प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू होती है? जो प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया है, जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, वो जब बच्चा पैदा होता है यानी कि जन्म लेता है तब से ही वो परिवार में आता है और तब से ही उसकी प्राथमिक समाजीकरण शुरू हो जाती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 दैट इज शैशवावस्था में, जो कि होती है जन्म से लेकर 2 साल तक, इस साल में जो बच्चा होता है उसकी शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी में उसका प्राइमरी, और बाकी जो होते हैं ये सब सेकेंडरी सोशलाइजेशन के एजेस हैं। यहाँ पर सब में ही क्या होता है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन होती है। तो यार इसी बात पे इतना प्यारा क्वेश्चन है, इसी बात पे सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैक्सिमम बच्चा हमारे साथ जुड़ जाए। शाबाश, सब्सक्राइब कर दें ताकि मैक्सिमम बच्चा हमारे साथ जुड़ जाए। आइए बात करते हैं 17th क्वेश्चन की। 17th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 17th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। खेलते समय बच्चों का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय करता है। जो भी बच्चा टीवी में देखता है वो वैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम करता है। बच्चा जो टीवी में देखता है वो बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम करता है। तो आप बताइए यहाँ पर समाजीकरण की कौन सी एजेंसी है? तो यहाँ पर होगी मास मीडिया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड मास मीडिया इसका बिल्कुल सही है। फैमिली होता है प्राइमरी, पीयर्स होते हैं फ्रेंड्स, ओरिजिन मतलब होता है धर्म। तो यहाँ पर जो उसने टीवी में देखा, जो उसने पॉपुलर मूवी में देखा वो बिल्कुल वैसा वैसा ही करता है। तो इसमें समाजीकरण की जो एजेंसी, जो संस्था है वो कौन सी है, मीडिया। और वो कौन सी मीडिया है, मास मीडिया, जो एक साथ बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है। आइए प्रश्न नंबर 18th क्वेश्चन, रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन क्या होता है? आपके पास चार ऑप्शन है। भाई ओनली ओनली वाले तो तुरंत ही काट दिया करो, ओनली ओनली वाले तो तुरंत काट दिया करो। ये हटाओ और ये हटाओ। एंड में जो होता है वो होता है समेटिव यानी कि योगात्मक। एंड में क्या सा होता है, योगात्मक होता है। ये थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस, आपकी पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो असेसमेंट, जो आकलन चलता रहता है उसी को आप कहते हो फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव याद रखिएगा, यहाँ पर ही डायग्नोज होता है और डायग्नोज होकर आपको रेमीडियल टीचिंग यहाँ पे दी जाती है। निदान कर कर, क्या कहा मैंने, निदान करके यहाँ पर आपको उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण आपको यहाँ पर दिया जाता है। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 19। 19th क्वेश्चन आपकी प्यारी प्यारी स्क्रीन पर, 19th क्वेश्चन आपकी प्यारी प्यारी स्क्रीन पर आ चुका है। एक ऐसी कक्षा जहां विद्यार्थियों को जोड़ी प्रदत्त कार्य, समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन कक्षाओं की क्या विशेषता है? ये वो कक्षा है जहां पर आपको असाइनमेंट ग्रुप में दिया जाता है, ग्रुप वर्क दिया जाता है। जब आप डिस्कशन कराते हैं तो ये सब तो भाई वाइगोत्स्की साहब कहते थे कि यार बच्चे को डिस्कशन कराओ, डिबेट कराओ। तो क्या पैसिव लर्निंग के लिए कहते थे? नहीं, वाइगोत्स्की तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं। कोलैबोरेटिव बिल्कुल, कैरेटने की बात है।
ये जो टीचर ने बताया सिर्फ उसी को सुनना है, नहीं। यहाँ पर तो बच्चे को ग्रुप में आपस में डिस्कशन, डिबेट, नॉलेज ग्रहण करना, नॉलेज देने, इसकी बात होती है। इसको आप कहते हैं कोलैबोरेटिव, यानी कि सहयोगात्मक। मैंने बताया है आपको, इसकी जगह पर सहकारी भी आ सकता है और इसकी जगह पर सहपाठी भी आ सकता है। तो ये सब में आप लोग ग्रुप में पढ़ने की बात करते हैं। आइए जी, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन आपकी प्यारी प्यारी सी स्क्रीन पर आ चुका है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम निम्न में से किस सिद्धांत को पक्ष पोषित करता है? जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है 2016 वाला, वो किसकी बात करता है? सिग्रीगेट करना, नामीकरण, एकीकरण की नहीं, वो समावेशन की बात करता है। वो कहता है सबकी शिक्षा सबके साथ, तो इंक्लूजन की बात होती है, समावेशन की बात होती है। तो ये थे आपके आज के 20 क्वेश्चंस एंड आई होप सभी प्यारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और सभी प्यारे बच्चे इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने आप को इवैल्यूएट भी करते जा रहे हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर कल से नेक्स्ट सेशन में, जोरदार सेशन में। अगर आपको टेस्ट के रिजल्ट देखने हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल सीडीपी बाय टीपी पे जुड़िए और टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर हमारी हर क्लास की लिंक दी जाता है। ये मेन चैनल है, ये सीडीपी का चैनल, तो आप जुड़िए और मैक्सिमम शेयरिंग कर दीजिए हमारे टेलीग्राम पे ताकि मैक्सिमम बच्चा जुड़ सके। एंड जिन भी बच्चों को हमारे कोर्सेज में इंटरेस्ट है, कोर्सेज लेना चाहते हैं, वो हमारे इंक्वायरी नंबर 7611101101 और 96978844 पे जुड़ेंगे ताकि आप सभी का बेस स्ट्रॉन्ग हो सके और आप सभी हमारे साथ पूरी तरीके से जुड़ सके। ठीक है जी, तो मैं आपके साथ पिक्चर्स और ये सब शेयर करती रहूंगी कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग जुड़े और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत ही प्यारा, मुझे मिस भी कर रहे होंगे, लेकिन आई एम विद यू एंड मेरी क्लासेस आपको लगातार मिल रही, बिकॉज मैं आपकी पढ़ाई कहीं पे भी छूटने नहीं दूंगी। तो मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम 11:30। तब तक थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।